नमस्कार दोस्तों, मैं के गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई वीडियो से हम आपके सामने वोकैब के डिफरेंट मॉड्यूल डिलीवर कर रहे थे। ऐसे में हमारे कई व्यूअर्स की डिमांड आ रही थी कि सर ग्रामर के ट्रैक पे हम वापस लौट के आएँ, क्योंकि टेंसेस के बाद हमने वो मॉड्यूल रोक दिया था। तो आप सभी की इच्छाओं को सिरोधार्य मानते हुए आज से हम ग्रामर के अपने ट्रैक पे लौट के आ रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कंपटीशन में एक संतुलन, एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, वो चैप्टर आज से मैं आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों के लिए डिलीवर करने जा रहा हूँ। और ये चैप्टर कई मॉड्यूल तक आप पढ़ोगे, तो आप इन सभी वीडियोज़ को बड़े ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि ये चैप्टर जो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, कंपटीशन में इससे कोई भी दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर होता ही नहीं है। अगर मैं इस शब्द में कहूँ कि एक पूरा पेपर तक कोई भी एग्जामिनर इस चैप्टर से बना सकता है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसलिए मुझे जो कहना था मैंने कुछ शब्दों में आपके सामने बोल दिया। हमारे इस मॉड्यूल के अंदर आप एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ोगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में ही बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। तो आप इस मॉड्यूल के सारे वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपका ये चैप्टर इतनी अच्छी तरह तैयार हो जाए कि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से ना जाए। तो ये सारे वीडियोस एक एक करके आपके सामने आएंगे सीरीज़ वाइज, जिनकी शुरुआत आज से हम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन देंगे और कोई एक रूल हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। ये यहाँ से शुरुआत होगी और आगे बदस्तूर जारी रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को जोड़ने के लिए आप हमारी मदद करें। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये पसंद आता है तो निश्चित रूप से इसे लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें, जिससे हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी इच्छाओं के अनुरूप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवर कर सकें। तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहें इस पूरे वीडियो के दौरान, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप स्किप करते हैं या वीडियो छोड़ते हैं बीच में, तो डेफिनेटली एक रूल भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो स्टे ट्यून विद अस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। इस चैप्टर को दो नाम से पुकारा जाता है। अगर ग्रामर की सामान्य भाषा में मैं बात करूँ तो इसे हम सिंटैक्स के नाम से पुकारते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस में हम हमारे स्टूडेंट्स को मुख्य रूप से इसी नाम से पढ़ाते हैं। ये ऊपर वाला नाम तो मैंने सिर्फ इस वजह से लिखा है क्योंकि कोई भी कंपटीशन का एग्जामिनर स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या कोई भी कंपटीशन जहाँ भी होता है, वहाँ पे कोई एग्जामिनर अगर अपना सिलेबस डिस्क्लोज करता है, पूछना चाहता है कि भाई आपको बताना चाहता है कि मैं अपने सिलेबस में ये चीज़ें पूछूंगा ग्रामर से, तब ये इस नाम से आपके सामने आता है। तो इसके दो नाम हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड द सेकंड सिंटैक्स। हमने वहाँ लिखा है पार्ट वन। पार्ट वन का मतलब आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आगे जितने भी वीडियो बनेंगे पार्ट टू, पार्ट थ्री, फोर, फाइव, इस तरीके से हम पढ़ेंगे क्रम के हिसाब से। तो आज के इस मॉड्यूल में जैसा मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पे इसको छोड़ दें, पहले एक एग्जाम्पल देखें। यहाँ लिखा हुआ है चिल्ड्रन हैज जस्ट गॉन। तो दोस्तों, आपको याद होगा मैंने टेंस के सारे मॉड्यूल, सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको उन वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि यहाँ जो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो, टेंस के दौरान मैंने आपको एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताया था कि अगर वाक्य में कोई हिंट वर्ड आता है, मेरा कहने का मतलब है अगर समय का कोई संकेत आता है, तो आपको वाक्य की क्रिया का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्रिया समय के संकेत के हिसाब से हो। तो अगर आपकी याददाश्त मजबूत है और आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं, तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट का मेरा मॉड्यूल देखा होगा। उस मॉड्यूल के अंदर आपको मैंने एक हिंट वर्ड बताया था, वो है जस्ट। तो अगर हम केवल जस्ट के हिसाब से चेक करें इस पूरे कंसेप्ट को, तो यहाँ पे हमें हैज और प्लस थर्ड फॉर्म दिख रही है, क्योंकि जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट का इंटवर्ड है और प्रेजेंट परफेक्ट की क्रिया होती है हैज़, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम पूरे दिशाओं में सिर्फ एक चीज़ को देखें कि यहाँ जस्ट आ रहा है और इसके हिसाब से क्रिया लगा दें और आंखें बंद कर लें, तो हम बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हमने जस्ट को सेटिस्फाई कर दिया। हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर 100% स्थानों पे समय का संकेत आ रहा है तो 100% जगह ही आपको समय की क्रिया को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका वाक्य गलत हो जाएगा।
अब यहाँ पे से ये तो हमारा मुद्दा टेंस का था। अब जो मुद्दा है इसको ये नाम क्यों दिया गया ये मैं आपको समझा रहा हूँ। 100 में से 40% स्थान ऐसे होते हैं, ये 40% क्यों है ये भी बता दूंगा मैं आपको। 100 में से 40% स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें वाक्य के हिंट वर्ड के साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, और वो होता है वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक रिलेशन बनता है। रिलेशन क्या है कि 40% स्थानों पे क्रिया सब्जेक्ट से प्रभावित होती है। ये क्रिया इसको तो सेटिस्फाई कर रही है, पर यहाँ पे इस सब्जेक्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि इस क्रिया में सब्जेक्ट का रोल होता है। ये क्रिया सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इंटरप्रेट की जाती है, जबकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल। यानी इसका ध्यान रखते हुए भी हमारा ये वाक्य गलत है, क्योंकि हमने इस रिश्ते का ध्यान नहीं रखा। अब ये सही कब होगा, जब हम हैज के स्थान पे किसका इस्तेमाल कर देंगे, है। ऐसा करते इसमें दोनों गुण आ गए, ये जस्ट के हिसाब से भी हो गई सही, और ये चिल्ड्रन के हिसाब से भी हो गई। अब एक सेकंड के लिए हम सोचें कि ये करेक्शन हम क्यों कर पाए। इसलिए कर पाए क्योंकि हमें मालूम है कि ये सब्जेक्ट प्लूरल है। अब सपोज करो यहाँ पे मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट ला के दे दूँ, ये तो वाकई 4 शब्दों का है, मैं 15-16 शब्दों का सब्जेक्ट बना दूँ, तो ऐसी स्थिति में आप जज नहीं कर पाओगे कि जो ये क्रिया दे रखी है वो यहाँ पे जो ये क्रिया दे रखी थी वो सही है या गलत है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स जैसे एक कलाकारी है। जैसे किसी मकान बनाने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए हम अगर उसे अच्छी तरह बनाना चाहते हैं तो हम एक आर्किटेक्ट, वास्तुकार के पास जाते हैं, जिससे वो बढ़िया नक्शा बना के हमको बताता है कि भाई आप ऐसे बनाइए, वो आकर्षक भी बनता है। वैसे ही अंग्रेजी में वो कलाकारी जिससे विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट बनाते हैं, या यूँ कह लें सब्जेक्ट बनाने की वास्तुकला अंग्रेजी में अगर है तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, सिंटैक्स। तो इस पूरे टॉपिक का एक ही फोकस है, और वो फोकस क्या है, वाक्य का सब्जेक्ट और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा वाक्य की क्रिया पे। सब्जेक्ट बनाने के तरीके हम बताएंगे, फिर हमें उन्हें टेस्ट करना है कितनी क्रियाओं पे, 40%, क्योंकि 40% क्रिया ही ऐसी होती हैं पूरी अंग्रेजी पे जहाँ पे सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने का प्रभाव पड़ता है। इसका जिक्र भी मैं अभी आपके सामने करूँगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो हमने पहले ये समझ ली कि हम यहाँ पे जो चर्चा करेंगे वो अंग्रेजी में बनने वाले डिफ़िकल्ट टाइप के सब्जेक्ट के बारे में करेंगे, और फिर हम ये तय करेंगे कि उन सब्जेक्ट के साथ आने वाली क्रिया जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं आपको दूसरी चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ कि इस 40% यानी क्रियाओं में 40% का क्या मतलब है। लेट्स सी, देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 40% वर्ब्स का कंसेप्ट समझा देता हूँ। मैंने कहा ना इस चैप्टर में आप बनने वाले विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट देखोगे जो टिपिकल तरीके से बनते हैं। जैसे अभी कोविड बीमारी का जो दौर चल रहा है उसमें यही आ रहा है कि भाई ट्रायल चल रहा है टीकों का। ट्रायल मतलब ये देखा जा रहा है कि उनका असर कितना है, और असर वो वॉलंटियर्स के ऊपर चेक किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं की इच्छा से राजी होता है। वही कहानी यहाँ पे है कि हम यहाँ रूल बनाएंगे पर उसको चेक किस पे करेंगे, हमें टेस्ट तो करना है। टेस्ट करने के लिए हमें ऐसी क्रिया चाहिए जो सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने से प्रभावित होती हैं। तो मैंने 40% क्यों कहा, इसका रीज़न 12 हिस्सों की क्रियाएं, 4 इसमें, 4 पास्ट में और 4 फ्यूचर में, टोटल 12 हिस्से होते हैं। इन 12 में से केवल 5 ऐसे हिस्से हैं जिनकी क्रियाएं सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने से प्रभावित होती हैं। एक हिस्सा केवल पास्ट में और 4 होते हैं प्रेजेंट में। दैट्स वाई आई सेड ओनली 40% पार्ट ऑफ द टोटल टेंसेज इज एलिजिबल फॉर सिंटैक्स। जैसे फ्यूचर में कोई भी हिस्सा इस चैप्टर के आपके कतई काम नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी क्रिया सिंगुलर प्लूरल के लिए समान होती है, क्योंकि फ्यूचर में क्रिया लगाने के लिए सिंगुलर प्लूरल को कंसीडर नहीं किया जाता। ये मैंने आपको फ्यूचर के दौरान बताया था। इसमें 2 मॉड्यूल होते हैं, एक तो आई और वी के लिए लगती है, एक लगती है बाकी सब्जेक्ट। पास्ट की बात करूं तो 4 में से 3 ऐसे हिस्से होते हैं जहां पे एक ही क्रिया होती है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वो हमारे किसी काम का नहीं है। केवल एक हिस्सा है जहां पे है वाजवर, जहां पे एक क्रिया हम काम में ले सकते हैं सिंगुलर के लिए और एक प्लूरल, ये काम आएगी हमारे। सॉरी। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट में 4 हिस्से, चारों के अंदर ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सिंगुलर प्लूरल के लिए काम आती हैं। जैसे ये क्रिया देखें, हैज बीन, हैव बीन, ये सिंगुलर के लिए, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, ये सब्जेक्ट आई के लिए। यहाँ डज सिंगुलर के लिए, डू प्लूरल के लिए। ये दोनों क्रियाएं आप जानते हो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ये सारा है तो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा, और फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लूरल।
तो मेरे कहने का अर्थ है कि मैं जो भी रूल आपको समझाऊंगा उसके अंत में एक चीज़ आपको बताऊंगा कि भाई जब ये नियम हम लगाते हैं तो इसके साथ आपको क्रिया सिंगुलर रखनी है या प्लूरल। सपोज करें मैंने आपको बताया क्रिया प्लूरल लगेगी और ये आ रहा है, तो आपको उस क्रिया को किस में बदलना पड़ेगा? वर्ब। मान लो हैज आ रहा है तो हैव में बदलना पड़ेगा। मान लो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ये सारा है तो आप उसे चेंज करेंगे किसके अंदर? फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपको एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी था। ज़्यादातर जो आपको पढ़ने के लिए मिलता है वहाँ चैप्टर सीधा चालू कर देते हैं, आप उसका बेसिक कंटेंट कभी नहीं सीख पाते। तो मैंने आपको सबसे पहले इसका बेसिक नेसेसिटी बताया है कि भाई इस चैप्टर में हम सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे वर्ब पे। कौन सी वर्ब पे करेंगे वो मैंने बताया, ओनली 40%, 4 तो प्रेजेंट की और एक केवल किसकी? पास्ट की। तो यहाँ पे अब हमारा ये इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है। अब यहाँ से आगे हम रूल की शुरुआत करेंगे पहले रूल से। देखिए इसमें हर रूल जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो एक चैप्टर की तरह है। पूरी अंग्रेजी में एक चैप्टर से जितने क्वेश्चन नहीं बन सकते जितने कि आप सिंटैक्स में केवल और केवल एक रूल से बना सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें। यहाँ पे हम पहले रूल से शुरुआत करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, और आगे बढ़ के ये सिलसिला बहुत महत्वपूर्ण होता चला जाएगा। और एक चीज़ विशेषतः दिमाग में रख लें कि इस चैप्टर में ना तो कोई कम इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबका लेवल बराबर है। और आज तक एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चन आए हुए हैं एक रूल के ऊपर जितने अंग्रेजी में एक चैप्टर से नहीं बन सकते, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं इस हमारे महत्वपूर्ण चैप्टर का पहला नियम, जहाँ से हमारी ये श्रृंखला चालू हो रही है। एक महत्वपूर्ण बात जान लें कि इस चैप्टर में हर रूल का एक खास नंबर होगा जो हम डिलीवर करेंगे आपको, और एक खास नाम होगा। आपको हर रूल नाम के हिसाब से एक्सप्लेन करना है, अपने मैं सामने एक्सप्लेन करूँगा और वो याद भी वैसे ही रखना है। तो हमारा पहला रूल का नंबर है R1। R1 मतलब रूल 1, और इसका नाम है विश या डिजायर। एक छोटे से रूल से आज के इस मॉड्यूल की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि आज के मॉड्यूल में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्लस एक छोटा रूल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये मॉड्यूल यहीं तक होगा। तो यहाँ पे हम बात करें, हमारे रूल का नाम है विश या डिजायर, इच्छा या कामना हिंदी में अगर हम इसे कहें। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, वो अपने लिए तो सोचता ही है, दूसरों के लिए भी सोचता है। अगर मान लें हम किसी के लिए अपने मन की इच्छा या कामना व्यक्त करना चाहें तो अंग्रेजी में जो वाक्य की शुरुआत है वो मे से की जाती है। जब अंग्रेजी की शुरुआत हुई तो ये माना गया कि ऐसे वाक्यों में क्रिया क्या लगाएं, तो इसके लिए तय किया गया कि सिंपल प्रेजेंट की क्रिया लगा दी जाए। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दें, प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म। पर बाद में जब सिंटैक्स अंग्रेजी में अवतरित हुआ आया तो उस स्थिति में इसके अंदर एक परिवर्तन किया गया और कहा गया कि विश या डिजायर को व्यक्त करने वाले किसी भी वाक्य में क्रिया का रूप एक ही होना चाहिए, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। मेरा कहने का मतलब है ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने से हमें क्रिया को प्रभावित नहीं करना है। केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि जब हम ऐसे वाक्य में क्रिया लगाएंगे तो वो केवल और केवल मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। तो इस रूल का एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने दे दिया। दोज टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिससे कि हम वाक्य की शुरुआत में से करते हैं, तो उसमें हम सब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी वर्ब को आइडेंटिफाई ना करें। बस हमें ये ध्यान रखना है कि क्रिया एक ही होगी और वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें विशेषतः ध्यान रखिएगा, सिंटैक्स में अक्षर एक ही गलत होगा और आपका पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें ये ना सोचें कि एक अक्षर की गलती हमारे पकड़ में नहीं आएगी। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो वो एक अक्षर की गलती भी आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं? कैच कर सकते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। सिंटैक्स में ज़्यादातर एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगा जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है मे गॉड ब्लेसेस ऑन प्योर पीपल। अगर हम इसके हिसाब से चलें तो हमें लगेगा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉर्मली सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाते हैं। पर जब हम सब्जेक्ट मे से बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये गलत है। या ब्लेसेस के स्थान पे केवल और केवल मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। एस का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल पे देते हैं। ये कहता है मे ही गेट सक्सेस इन एवरी स्फीयर ऑफ हिज लाइफ, यानी वो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करे। ये कामना कर रहे हैं हम, पर कामना ये गलत है, अंग्रेजी के नियम के हिसाब से गलत है, क्योंकि हम नियम लगा रहे हैं कौन सा? विश या डिजायर। कैसे बनाए वाक्य? मे, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर,
प्रोबेबली आपको लगे ये सही है, पर हमारे संभवतः वाले काम से कुछ नहीं होगा, ये गलत है। क्योंकि अंग्रेजी का ये रूल हमारा कहता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहे सब्जेक्ट दुनिया का कोई भी हो, तो यहाँ गेट्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, गेट। तो यहाँ पे हमने ये दो एग्जाम्पल भी आपको दिए इस रूल को एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर विश या डिजायर के रूप में कोई वाक्य बनाने जा रहे हैं तो आप सब्जेक्ट को ध्यान में ना रखते हुए, उसकी हैसियत को ध्यान में ना रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि केवल फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वेदर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने व्यापक रूप से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसके अंदर काम आने वाली क्रियाओं के बारे में जानकारी और एक छोटे रूल से अपने इस वीडियो से इस मॉड्यूल की शुरुआत की। आपको हमारा ये इंट्रोडक्शन चैप्टर का और ये हमारा इनिशिएटिव जो ग्रामर में हम ले रहे हैं वो कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन के अंदर। यहाँ पे हमारे कमेंट्स जो हम रिसीव करते हैं आप लोगों से, उनसे हमें पता लगता है कि आपकी ओपिनियन क्या कह रही है। जैसे हमने वोकैब से एक टर्न शिफ्ट किया कि भाई अब हम ग्रामर की ओर वापस लौट के आते हैं कि कुछ बच्चों की ये इच्छा है और हम आपकी इच्छा कभी नहीं मानना चाहते, इसलिए हमने ये चैप्टर आपके सामने रखा। तो आप अपने व्यूज़, अपनी ओपिनियन ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से, हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।